हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों वीडियो के हम दूसरे क्रम में बायोलॉजी जो देख रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आज उसमें आगे क्रम में बढ़ते हैं। अब उसी क्रम में आगे हम देखेंगे बच्चों पाचन, डाइजेशन के बारे में आज हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे बच्चों। जैसा कि इसमें पूरा हमने लिख दिया है कि कैसे होता है, लेकिन हम अपने इस व्याख्या में बताते भी चलते हैं कि जैसे हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि जो जटिल पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं या खाते हैं, वो हमारे शरीर में इन जटिल रूप में ग्रहण नहीं कर पाता है। तो बच्चों वो क्या करता है, इनको छोटे छोटे भागों में तोड़कर ग्रहण करने योग्य बनाने हेतु इसका पाचन आवश्यक होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इन सबको ग्रहण करते हैं, तो उनको छोटे छोटे भाग में तोड़ करके जो तोड़ता है उसी का नाम हम कहेंगे डाइजेशन, उसी को डाइजेशन हम बोलेंगे। तो वो धीरे धीरे तोड़कर क्या करेगा, वो जटिल भोज्य पदार्थों को धीरे धीरे सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहेंगे। तो ये हमारा सिंपल परिभाषा होगी बच्चों। कैसे समझ सकते हैं कि जो डिफ़िकल्ट यानी जटिल भोज्य पदार्थ रहेंगे उनको हम जो है तोड़कर सरल पदार्थों में सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल करके इसी जो है क्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गई बात बच्चों। पाचन क्या है कि जो हम भोजन के रूप में जटिल भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेंगे उसको सरल पदार्थ में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अब जैसे अगला क्रम हम देखेंगे, इसमें क्या एक प्रकार से कहें तो पाचन जो हमारा होता है हाइड्रोलिटिक रिएक्शन है। क्या है बच्चों? हाइड्रोलिटिक रिएक्शन से है। पाचन में सम्मिलित सभी एंजाइम सामूहिक रूप से हाइड्रोलोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोलोज कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा है बच्चों, इस शब्दों को हम ध्यान रखेंगे तो इस तरह जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करेंगे हम बच्चों, तो सम्मिलित भागों को मुख्य दो भाग में हम बांट सकते हैं। पहला जैसे हमारा आहार नाल आएगा और दूसरा हमारा आएगा सहायक पाचक ग्रंथियाँ। तो इस तरह हम देखेंगे बच्चों दो मुख्य भाग इसके पाचन के हमारे तंत्र में आएंगे। अब हम आते हैं ग्लैंड्स। यहाँ बच्चों जो ग्लैंड्स में हम देखेंगे, ग्लैंड्स में जिस अंग से किसी पदार्थ का स्राव होता है उसी को ही हम ग्रंथि कहते हैं या ग्लैंड्स कहते हैं। मतलब जो पदार्थों का स्राव होता है उसको हम ग्लैंड कहेंगे या ग्रंथि बोलेंगे। एंजाइम क्या होता है? यह एक तरह से जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और क्रिया की गति को बढ़ा देता है। क्रिया को गति को क्या बढ़ा देता है कि जो रिएक्शंस हो रही है उसमें वो धीरे धीरे ना हो करके एंजाइम जब आता है तो एंजाइम उस रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो वो क्या कहलाएगा? एंजाइम कहलाएगा। यानी एक तरह से क्या है, ये जैव उत्प्रेरक है। क्या है ये? जैव उत्प्रेरक है। इस तरह हम समझ सकते हैं बच्चों। अब ह्यूमन बॉडी की हम बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी में सामान्यतः हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है इसमें। तो ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो यहाँ जैसे ऊपर मस्तिष्क में हमारा ब्रेन होता है और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ग्रास नली है जिसको हिंदी में बोलेंगे, और ये हमारा लंग्स है जिसको हम लोग फेफड़ा बोलते हैं। हेर्ट्स है हमारा हृदय हो गया। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों लीवर है, फिर यहाँ पर हमारा स्टमच है। तो इस तरह जो है सब क्रम से यहाँ पर बना हुआ है। किडनी यहाँ पर देखो बनी हुई है हमारी। तो इस फिगर से हम चित्रों से देख लेंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन हमारा ये बड़ा वाला है और ये छोटा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस तरह हम शरीर के भागों में अलग अलग जो है अध्ययन कर सकते हैं। अब जो पहला हमारा आएगा बच्चों वो आएगा आहार नाल। इस आहार नाल में बच्चों हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम लोग बोलते हैं, यह मुख्य भाग से मूत्राशय तक दिया है यहाँ पर, या मलाशय जो भी रहेगा यहाँ तक ये विस्तारित होता है। क्लियर हो गया? इसकी लंबाई जो रहती है बच्चों 30 से 35 फीट होती है।
और यह चार भागों में, कितने भागों में बच्चों, 4 भाग में विभाजित होता है। 4 भाग में कौन कौन सा है, मुख ग्रासनी गुहा, ग्रास नाली, अमाशय और आंत। तो ये है, ये उसका इंग्लिश में लिखा गया है सब, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों। अब हम एक एक करके क्रम से देखेंगे। पहला हमारा जैसे मुख ग्रासनी जो है उसकी बात हम करेंगे। इसका क्या कार्य होता है इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। यह आहार नाल का पहला भाग होता है और यह ग्रासनी जिसमें दांत जीभ आते हैं। क्या क्या भाग आता है बच्चों, दांत और जीभ आते हैं। और स्वाद के लिए जीभ होती है जिन पर स्वाद कलिकाएं बनी रहती है, जिसको हम टेस्ट बड पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर अग्र भाग में मीठा है तो और यहाँ पर हमारा मिट गया है भाग, तो इस तरह जो है इस देखेंगे क्रम में कि आहार नाल का जो ग्रास नालिका है, उस ग्रास नालिका में दांत और जीभ 2 भाग इसमें आते हैं। इसके बाद देखेंगे फिर दिया है जैसे हमारा अगला क्रम में हम क्या पढ़े थे, ग्रास नली। क्या पढ़े थे बच्चों, ग्रास नली, जिसको ग्रास नली को हम लोग क्या बोलते थे, ओसोफेजस लिखा हुआ है। तो ग्रास नली के बारे में हम देखेंगे। अब हम आते हैं बैकल कैविटी। बैकल कैविटी में देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। बैकल कैविटी में इसमें पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से प्रारंभ होता है। यहाँ केवल 30% स्टार्च का पाचन, ये सब कॉन्सेप्ट बच्चों याद करना समझना है। यानी कि पाचन का जो प्रारंभ होगा तो 30% स्टार्च का पाचन मेल्टोज एंजाइम के द्वारा होता है। तो यहाँ से अब आपको कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभ पाचन का जब करेंगे तो 30% स्टार्च का जो पाचन होगा मेल्टोज एंजाइम के द्वारा होता है। यहाँ पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होता है। यहाँ भी ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि यहाँ पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होता, बल्कि अवशोषण की क्रिया इंटेस्टाइन में होता है। तो ये चीज़ जो है एकदम से ध्यान रखेंगे। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों जैसे हम यहाँ पर थीन में चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और सुपारी में जो है आइसोप्रीनिलिन पाया जाता है। तो ये जो है हमारे 4 हमने लिखा है, ये हमारे उत्तेजक पदार्थ हैं। तो निकोटीन और स्प्रेनलाइन के द्वारा ये जो 2 तत्व है तंबाकू और सुपारी जो है, यही हमारा जो है मुख का कैंसर का कारण होता है। तो इन दोनों बातों को हम ध्यान रखेंगे कि ये सुपारी और तंबाकू के द्वारा ही मुख का कैंसर होता है। तो तंबाकू में ही जो है निकोटीन पाया जाता है। तो ये सब हमारे उत्तेजक पदार्थ हैं। आगे इसमें हम देखेंगे कि फेरेनिक्स जैसे लिखा है, यहाँ पाचन एवं अवशोषण नहीं होता है, जिसको हम ग्रासनी संधि का कार्य करती है। यह भोजन को निगलने में सहायक होती है। इसको हम फिर से क्लियर करते हैं कि हमने इसको क्या क्या पढ़ा था, उसमें हम जो है देखते हैं। तो इसमें हम फिर से देख लेते हैं और पढ़ क्या रहे हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पाचन जो लिखा है, पाचन का अवशोषण नहीं होता है, ग्रासनी नली और जक्शन का कार्य करता है, या भोजन को निगलने में सहायक होता है। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। तो इसको तो हमने पीछे देख लिए हैं, इस भाग को छोड़ देते हैं, आगे भाग को देखते हैं। यहाँ पर बी वाला भाग जो है हमारा, यह जो है मुख गुहा से लार युक्त, यानी मुख गुहा से लार युक्त जो भोजन रहेगा का श्रवण करती है और ग्रास नली में पहुँचता है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी साकरी नली होती है जो अमाशय में जाकर खुलती है। यह केवल भोजन को अमाशय तक पहुँचाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। यहाँ तक क्लियर हुई बात बच्चों। इसमें क्रमाकुंचन क्रिया के कारण ही भोजन को नीचे सरकाता है। मतलब ये क्रमाकुंचन का कारण से ही जो है ये धीरे धीरे भोजन को सरका देता है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, इस बात को एकदम से रिमेंबर रखेंगे। तो ये ग्रास नली का जो हमने देखा, इसमें भोजन का कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, यहाँ पर ये हम बात समझेंगे।
अगला क्रम आएगा बच्चों स्टमच। अब स्टमच का अध्ययन करते हैं। स्टमच में हम क्या लिखेंगे कि यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह उदर गुहा में बाईं तरफ पाया जाता है। आमाशय को अध्ययन की सुविधा के लिए हम जो है इसको कई भागों में बांट लेते हैं। तो पहला जैसे हमारा लिखा है यहाँ पर अग्रभाग, तो अग्रभाग में हम देखेंगे। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पर हमने फिगर से समझाया है, तो फिगर में जो यहाँ पर बना है देखिए क्या क्या बना, इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे चित्र बना है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर चित्र में जैसे बना है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कार्डिया जो है यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ से कार्डिया है हमारा, ये कार्डिया बना हुआ है। इसके बाद ये वाला भाग जो लिखा है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है, और उसके नीचे वाला भाग जो है सर्कुलर लेयर है, उसके नीचे वाला भाग जो है ओबिक्यू लेयर है। और इसी तरह यहाँ पर जब आगे आएंगे तो पायरोलस है। उसके बाद यहाँ पर जो गोला चिन्ह बना हुआ है पार्लिक और फिश है, और यहाँ पर डिओडेनम है। तो इस तरह जो है सबका हमने यहाँ पर बना दिया है। ये जो 3 लेयर स्टमच का बना हुआ है, तो 3 लेयर यहाँ पर स्टमच का हमने बनाया है। यहाँ तक क्लियर हो रही बात। अब आमाशय की भीतरी संरचना की बात हम करेंगे, तो भीतरी संरचना में क्या देखेंगे, आमाशय के भीतरी दीवारों पर अनेक जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस का स्राव होता है। तो हम क्या देखेंगे बच्चों की आमाशय के भीतर जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम का श्रवण होता है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पेप्सिन, नंबर 2 रेनिन, और नंबर 3 यहाँ पर सिपेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ लिखावट में नहीं समझ में आ रहा, तो इसको समझ लेना बच्चों। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। और रेनिन क्या होता है? दूध की प्रोटीन को केसीन में बदल देता है, को ही हम केसिनोजन बोलते हैं। और यह एंजाइम को वसा के पाचन में सहायक करता है। तो इस तरह जो है हम पेप्सिन, रेनिन और इन सबको हम पढ़ सकते हैं। अब विभिन्न प्रकार के रस की बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इन रसों में हम देखेंगे कि जैसे नंबर 1 हमारा है जठर रस। इसका पीएच मान हम देखेंगे बच्चों 0.9 से 3 अर्थात अम्लीय होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है जठर रस का पीएच कितना है, तो पीएच हम लिखेंगे 0.09 से 3 तक, यानी अम्लीय होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पीएच का मान अगर 7 से कम रहता है, 7 से कम रहेगा, जब 7 से कम रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अम्लीय कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अगर पीएच का मान 7 से बड़ा रहेगा, 7 से बड़ा इस तरह हम मानेंगे, 7 से बड़ा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जठर रस का पीएच जो है 0.9 से 3 है, अर्थात ये अम्लीय होता है। यह Cl का श्रवण होता है। ये Cl का मतलब क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये Cl का क्या नाम बच्चों? क्लोराइड लिख देते हैं, एसिड। इसको हिंदी में हम बोल देंगे हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का श्रवण है। एंटीबैक्टीरियल फंक्शन का कार्य करता है, यानी जो बैक्टीरिया आता है वो Cl इसको मार देता है। और यह भोजन को सड़ने से भी बचाता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है और कठोर भोजन को सरल में बदलता है। तो यहाँ जठर रस में हमने क्या क्या देखा बच्चों कि इसका पीएच का मान इतना होता है और Cl का श्रवण होता है जो एंटीबैक्टीरियल फंक्शन का कार्य करता है, जो बैक्टीरिया जो आएगा उसको मार देगा और भोजन के माध्यम को क्या करेगा? अम्लीय बना देगा और कठोर भोजन को सरल में बदल देगा। अब गैस्ट्रिक अल्सर जो है यह सामान्यतः आमाशय के अंतिम भाग में होता है।
या हेलिकोबैक्टर पेरेट से होता है, इसमें हम इस बात को समझेंगे। अब आंत की अध्ययन करते हैं। आंत में क्या क्या है बच्चों? जैसे यहाँ पर फिगर में बना हुआ है, इलियम बना है, सेकम बना हुआ है, अपेंडिक्स सबका चित्र से हमने बनाया है, एनस है, रेक्टम है और जेजुनम है। तो ये सब को देखो चित्र में हमने दिखाया है बना के। अब आहार नाल का हम देखेंगे बच्चों। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, इसकी लंबाई जो होती 22 फीट होती है। यह दो भागों में से बनी होती है। पहला स्मॉल इंटेस्टाइन यह व्यास में छोटी होती है और लंबाई में बड़ी होती है। तो जो छोटी आंत हम जिसको बोलेंगे वो क्या रहेगी? व्यास में छोटी रहेगी लेकिन लंबाई में बहुत बड़ी रहेगी। और जो लार्ज रहेगी वो व्यास में बड़ी रहेगी और लंबाई में छोटी रहेगी। इस तरह हम इसको समझेंगे। यहाँ तक समझ में आ रही बात बच्चों? आगे देखते हैं, छोटी आंत के बारे में और अध्ययन करते हैं। यह पाचन का अवशोषण में सहायक होती है। छोटी आंत क्या होती है? पाचन का अवशोषण में सहायक होती है और सभी प्रकार का पाचन आंत में ही समाप्त हो जाते हैं। इसके 3 भाग होते हैं जिसको हम कहेंगे डियोडेनम या 25 सेंटीमीटर। यह सबसे छोटा भाग और अधिकतम पाचन इसी में होता है। अधिकतम पाचन होगा और न्यूनतम अवशोषण होगा, यानी जस्ट विपरीत हो रहा बच्चों। अधिक पचेगा यहाँ पर लेकिन न्यूनतम अवशोषित करेगा, यानी 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और जेजुनम क्या है? 2.5 मीटर का है। ये लंबा भाग पाचन तथा अवशोषण समानता इसमें ज़्यादा होता है, यानी पाचन भी होगा और अवशोषण भी होगा। अधिकतम पाचन तो हम देखते हैं बच्चों कि ड्यूडेनम में होता है, लेकिन जो बचा रह जाता है कुछ पाचन इसमें होगा और अवशोषण समानता जेजुनम में होगा। फिर इलियम में देखते हैं 3.5 मीटर का है। यह सबसे लंबा भाग होता है और इसमें पाचन कम होता है और अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह हम सारे बातों को यहाँ पर सीख लेंगे। छोटी आंत में पाचन, अब इसकी बात करते हैं बच्चों। छोटी आंत में पाचन का क्या? आमाशय से निकलने वाले जो हमारे पदार्थ रहेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे केमेल शब्द कहलाता है, जिसको अमालगम बोलते हैं, या फिर से ड्यूडेनम में तथा पुनः बिल जूइस से मिलता है। और जो क्षारी होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। तो हमने बताया कि पीएच का मान अगर 7 से ग्रेटर हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? 7 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? क्षारी हो जाएगा। इस बात को हम यहाँ पर ज़रूर ध्यान देंगे। और लिपेज एंजाइम क्या होता है? एम्यूलिफिकेटेड फैट पर काम करता है। जो यहाँ पर देखिए एम्यूलिफिकेट फैट्स जो होता है, बिल जूस मिलेगा, वाटर मिलेगा और फैट, तीनों मिलकर ये फैट हमारा बनता है। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब ड्यूडेनम में हम देखेंगे बच्चों कि ड्यूडेनम में क्या क्या है। अब इसी टाइम में परमसिटेट जूस का आकार में जब मिलता है तो यह जूस जो है ड्यूडेनम से निकलने वाले एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। और ड्यूडेनम से निकलने वाले एंजाइम को इस प्रकार है जिसको हम ट्राइप्सिन बोलेंगे, एमाइलेज बोलेंगे और लेपेज बोलेंगे। तो ये 3 प्रकार के हम यहाँ पर देखेंगे। तीनों में अलग अलग क्या है? जैसे इसमें ट्राइप्सिन में देखेंगे प्रोटीन का पाचन, और या इसमें देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और इसमें देखेंगे तो एम्यूलिफिकेटेड फैट का, यानी जितने फैट्स रहेंगे इसमें पाचन होगा। तो तीनों का अलग अलग कार्य है। दूसरा जैसे जेजुनम में देखेंगे, इसमें भोजन का पाचन तथा अवशोषण समान रूप से होता है, अर्थात पाचन क्रिया समान होती है। तो इस तरह हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इलियम में पढ़ेंगे बच्चों। इलियम में देखेंगे
यहाँ पर इलियम में हम देखेंगे इसका मुलाकात जो होगी इंसेटाइन जूस से जब होती है तो छोटी आंत की दीवारें पचे हुए भोजन का अवशोषण करने लगती है तथा इसको रक्त कोशिकाओं द्वारा विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। इसी क्रिया को एजाइमिलेशन कहेंगे। यानी जितना अवशोषण किए हैं वो रक्त के माध्यम से सारी कोशिकाओं में पहुंच जाएगा। जो भोजन अब तक अनपचा रह गया है उसे अंतिम बार पचाने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर जो इंटेस्टाइन से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम का श्रवण होता है, इस तरह हम इसमें समझ सकते हैं। एरेप्सिन में क्या है, प्रोटीन का पाचन होता है जिसमें जो है ब्रक्टोज और फ्रैक्टोज और मेल्टोज, ये जो तीन है कार्बोहाइड्रेट के जो हैं यहाँ पर, इसका पचा भोजन छोटी आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब यह भोजन का जब पाचन नहीं होता है तो इसे अनपचे भोजन को मल बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो इस तरह हम इसको समझेंगे। अब दूसरा जो हमारा इसमें अध्ययन के लिए आएगा बच्चों, उसमें हम देखेंगे कि पित्त रस। यह पित्त रस का स्राव जो होता है पित्ताशय में संचित रहता है और मनुष्य प्रतिदिन 600 से 800 ml पित्त रस का स्रावित करता है। इसका पीएच जो है कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पित्त रस का जो पीएच रहता है 7.6 से 8.6 तक होता है। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। पित्त रस का कितना होगा, 7.6 से 8.6 तक होता है। इसी बिल ज्वाइस अगर ना रहे, ये पित्त रस ना रहे तो फैट का पाचन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों ध्यान देंगे कि पित्त रस जो रहेगा तभी फैट का पाचन होगा। अब अग्न्याशय रस में हम क्या देखेंगे, इसमें से एग्जाम में बहुत पूछता है। अग्न्याशय रस स्रवित होता है, इसका पीएच 7.2 से 8 तक होता है। 7.2 से कितने तक होता है, 8 तक होता है। अब मनुष्य प्रतिदिन जो है 1.2 से 1.5 लीटर तक अग्न्याशय रस का श्रवण होता है। इसमें जो है 98% वाटर रहता है और 2% एंजाइम रहता है और बाकी एंजाइम तथा मिनरल्स 2% रहते हैं। इसमें उपस्थित जो एंजाइम रहेंगे उसी को हम लोग एमाइलेज, ट्राइप्लेन और लाइपेज होते हैं। इसी में जो उपस्थित रहते हैं इसे पूर्ण पाचक रस जो है बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ाया बच्चों, बात समझ में आ रही है, एग्जाम के लिए बहुत ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब बड़ी आंत के बारे में अध्ययन करते हैं। बड़ी आंत में देखिए बच्चों, यह छोटी आंत की तुलना में चौड़ी तथा छोटी होती है और मनुष्य में लगभग 5 फीट तथा 2.5 इंच चौड़ी होती है। और बड़ी आंत 3 भाग में बटी होती है जिसको हम सीकम बोलेंगे और कोलोन बोलेंगे और रेक्टम बोलेंगे। यानी सीकम, बृहदांत और मलाशय 3 भाग में जो है बड़ी आंत बटी हुई है। मनुष्य में सीकम से मुड़ी हुई और कुंडली लगभग जो है 2 इंच की लंबी संरचना होती है जिसको हम लोग वर्मी फोरमेंडिक्स भी बोलते हैं। यह एक अवशेषी अंग भी माना जाता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है और इस तरह नाम लिख जाए तो अवशेषी अंग में हम इसको नाम दे सकते हैं। वर्मी फोरमेंडिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अवशेषी अंग भी कह सकते हैं। यह जो है भोजन को जाने से, इसमें अगर भोजन चला जाता है तब इसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इसको हम जो है ध्यान देंगे, कभी कभी एग्जाम में इसमें से पूछ लेता है। अपेंडिक्स, यह सेलुलोज का पाचन में आवश्यक होती है, अर्थात घास खाने वाले जानवरों में पाई जाती है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का देखेंगे तो बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में उपस्थित होता है। बड़ी आंत में कोई एंजाइम का श्रवण नहीं होता है। तो सब कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान देते चलेंगे। बड़ी आंत में एंजाइम का श्रवण नहीं होता है। इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचय करता है।
बड़ी आंत में वाटर और मिनरल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है बच्चों? वाटर और मिनरल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में विभिन्न प्रकार के कीटाणु होते हैं जो अपच भोजन को मल में बना देते हैं। यह मल समय समय पर गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह हम इसको समझेंगे बच्चों कि फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या क्या फंक्शन होता है। अब जैसे यहाँ पर है, इसको भी हम ध्यान देंगे, नोट में दिया, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। एल्डोल और एक्स्ट्रोल, इसी को जो है इम्यूनो एसिड बोलते हैं, जिसके कारण मल से दुर्गंध आती है। कभी कभी एग्जाम में इसको पूछा जाता है। उसकी सहायक पाचक ग्रंथियां जैसे हम देखेंगे, पाचक ग्रंथियों में सहायक ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। पाचक में आते हैं तो उसमें पाचक में 3 ग्रंथियां पढ़ेंगे बच्चों, एक लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। हम 3 ग्रंथि करेंगे जो हमारी सहायक पाचक ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथि क्या होती है बच्चों, उसको देखेंगे। लार ग्रंथि मुख गुहा से फेशियल रीजन में उपस्थित होता है। इसकी जो है संख्या होती है 3 जोड़ी होती है अधिकांश स्तनधारियों में, तथा 4 जोड़ी खरगोश में पाया जाता है। तो ये जो लार ग्रंथि है, जो सब में हम 3 जोड़ी पाया जाता है, लेकिन खरगोश में 4 जोड़ी पाया जाता है। कुत्ता में 5 जोड़ी, कुत्ता और बिल्ली में कितना पाया जाता है? 5 जोड़ी। और मेढक व्हेल में लार ग्रंथियां नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है कि कोई जोड़ी नहीं, 0 जोड़ी होती है। तो मेढक और व्हील में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, तो 0 जोड़ी है। तो आगे देखेंगे इस लार ग्रंथि के बारे में। सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम है पैरोइड ग्लैंड। क्या नाम है बच्चों? पैरोइड ग्लैंड। और पैरोइड ग्लैंड में ही पैरामॉक्सी यूरेक्सिस के संक्रमण के कारण ही गलसुआ रोग हो जाता है, जिसको मम्प्स बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा सा हमको पढ़ना है, ध्यान देना है लार ग्रंथियों में। तो बहुत कठिन नहीं है बच्चों, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो इसमें कोई कठिन कार्य नहीं लगा है। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसे लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं। देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।